सेंटर ऑफ मास में हम एक और स्टैंडर्ड सिमेट्रिक बॉडी ले लेते हैं और उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर, यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर, चाहो तो एम्फसाइज करने के लिए सॉलिड हेमिस्फीयर बोल दो, पर दिस इज यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर। क्योंकि अगर स्फीयर बोलते हैं तो उसका मतलब सॉलिड स्फीयर ही लिया जाता है, और हॉलो स्फीयर को या हॉलो स्फीयर बोला जाता है या फिर थिन स्फेरिकल शेल। तो लेट मास ऑफ हेमिस्फीयर इज कैपिटल एम एंड रेडियस आर। तो इसमें जो मास है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे पर यूनिट मास, और यहां पे क्योंकि मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम मास डेंसिटी बोलेंगे। दिस इज मास डेंसिटी। तो क्लियरली हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, और इसका मास कैपिटल एम है। तो यूनिट वॉल्यूम का मास इससे डिवाइड कर दें, कैपिटल एम अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब, और इसको हम रो से डिनोट कर दें डेंसिटी, जिसको नॉर्मली हम डेंसिटी बोलते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम या यूनिट वॉल्यूम का मास m अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब, उसको हमने रो बोल दिया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा एलिमेंट लेने का। अब हम यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर करें तो जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसमें एलिमेंट कैसे लिया जा सकता है। तुम देखो, एक थिन हॉलो स्फीयर लो, थिन हॉलो स्फीयर या थिन स्फेरिकल शेल, उसके ऊपर एक और थिन स्फेरिकल शेल लाके लगा दो, फिर उसके ऊपर एक और थिन हेमिस्फेरिकल शेल लाके लगा दो, फिर उसके ऊपर एक और थिन और जीरो थिकनेस का नहीं, थोड़ी सी थिकनेस का एक हेमिस्फेयर और आके लगा दो, फिर उसके ऊपर एक ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो थिकनेस का हेमिस्फेयर और लाके लगा दो। इस तरह से जब हम एक के ऊपर एक हेमिस्फेयर लाके लगाते जाएंगे तो तुम देखो ये क्या बनता जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, है ना, ये एक स्फीयर बन जाएगा। और जो हम सबसे पहला थिन स्फेरिकल शेल लेंगे एज एन एलिमेंट, उसका रेडियस 0 होगा, और लास्ट में जो थिन स्फेरिकल शेल एलिमेंट लेंगे उसका रेडियस जो है वो r आएगा। तो इसमें देखो, इस तरह से देखो कि भाई हम इस तरह से लेना शुरू कर रहे हैं, और थिन स्फेरिकल एलिमेंट लेते लेते हम यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। ये एक एलिमेंट हमने लिया, स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 रेडियस के हेमिस्फेरिकल शेल से, और उसके बाद धीरे 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 हम इतने रेडियस, स्मॉल r रेडियस का हम थिन स्फेरिकल शेल एलिमेंट या हॉलो स्फीयर एलिमेंट ले रहे हैं, उसकी थोड़ी सी थिकनेस लेंगे, उसकी हमने थोड़ी सी थिकनेस ले लिया, थिकनेस की वजह से रेडियस बढ़ेगा। अभी स्मॉल r है तो रेडियस कितना बढ़ जाएगा, dr बढ़ेगा और r प्लस dr हो जाएगा। ये चीज क्योंकि मैं पहले भी तुम्हें इस तरह से ही कुछ डिस्क वाले में बता चुका हूं जहां पे रिंग एलिमेंट लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। पर ये क्लियर है ना कि जैसे एक r रेडियस का
हेमिस्फेरिकल एलिमेंट लिया हमने, फिर उससे dr थिकनेस लिया, फिर उसके ऊपर एक और हेमिस्फेरिकल एलिमेंट थोड़ी थिकनेस का रख दिया, फिर उसके ऊपर एक और हेमिस्फेरिकल एलिमेंट थोड़ी थिकनेस का रख दिया। तो धीरे धीरे ये सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। स्टार्ट हमें यहां से करना होगा, है ना। जो सबसे पहला थिन हेमिस्फेरिकल एलिमेंट होगा उसका रेडियस 0 होगा, धीरे धीरे रेडियस बढ़ते बढ़ते स्मॉल r हो गया, और फाइनली रेडियस कितना होगा इस सॉलिड हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर, कैपिटल R। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जो r की वैल्यू होगी वो स्टार्टिंग में 0 होगी और फाइनली वो कैपिटल R हो जाएगी। और स्मॉल r क्या डिनोट करता है, थिन हेमिस्फेरिकल एलिमेंट का रेडियस। तो सॉलिड स्फीयर में हम एलिमेंट कैसे ले सकते हैं, सॉलिड स्फीयर में हम एलिमेंट, हालांकि सॉलिड स्फीयर में हम डिस्क एलिमेंट भी ले सकते हैं, सॉलिड स्फीयर में हम डिस्क एलिमेंट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे मैं तुम्हें करके बताऊंगा भी उसको। पर सॉलिड स्फीयर में हम हेमिस्फेरिकल एलिमेंट भी ले सकते हैं, ये भी सिमेट्रिकल है, एक के बाद एक हेमिस्फेरिकल थोड़ी थोड़ी थिकनेस का रखते जाओ, थिकनेस बहुत थोड़ी, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। हमने इसकी थिकनेस कितना लिया है, हमने जो थिकनेस लिया है ये लिया है dr will tends to 0, और एक के बाद एक 0 रेडियस से शुरू करके रखते चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो ये याद रखना है कि तुम्हें कि भाई सॉलिड स्फीयर में या हेमिस्फीयर में जो हम एलिमेंट लेंगे वो थिन हेमिस्फेरिकल शेल होगा या हॉलो स्फीयर होगा, जिसका रेडियस मैंने स्मॉल और थिकनेस कितना लिया है, dr लिया है, ठीक है। और ऐसे एक के बाद एलिमेंट 0 रेडियस से रखना शुरू करेंगे और फाइनली कैपिटल R रेडियस तक रखेंगे, पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो हमने बीच में एक इंटरमीडिएट सिचुएशन कह लो या वेरिएबल सिचुएशन कह लो, हमने जो थिन हेमिस्फेरिकल एलिमेंट या हॉलो हेमिस्फेरिकल एलिमेंट है उसका एक वेरिएबल रेडियस r ले लिया है, ठीक है, और थिकनेस कितना लिया है, dr। तो अब हम यहाँ पे एलिमेंट लिखें, सेकेंड स्टेप यही होता है कि हम एलिमेंट लिखें, या फर्स्ट स्टेप हम एलिमेंट लेते थे, इस बार मैंने सेकेंड स्टेप एलिमेंट का ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट इज थिन हेमिस्फेरिकल शेल, एलिमेंट इज थिन हेमिस्फेरिकल शेल। तो एलिमेंट अगर थिन हेमिस्फेरिकल शेल है ठीक है, तो अब मुझे क्योंकि मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए मुझे एलिमेंट का क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम चाहिए होगा, मुझे एलिमेंट का वॉल्यूम चाहिए होगा, निकल आएगा। एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि भाई यहाँ पे जरा हम रेडियस लिख लें पहले, रेडियस ऑफ एलिमेंट, और रेडियस ऑफ एलिमेंट स्मॉल r जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर कवर कंसीडर हो जाएगा। और अब मुझे वॉल्यूम लिखना है, क्योंकि मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए मैं एलिमेंट का वॉल्यूम लिखूंगा, जिससे कि मैं आगे चल के मास ऑफ द एलिमेंट लिख पाऊं। तो यहां पे मैं वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट लिखना है dv। तो तरीका क्या हो सकता है इसका, इसका सीधा सा तरीका ये हो सकता है कि भाई r प्लस डी आर का एक हेमिस्फीयर है और r रेडियस का एक हेमिस्फीयर है, r प्लस डी आर रेडियस के हेमिस्फीयर में अगर r रेडियस के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। हमारा एलिमेंट वो dr थिकनेस का है,
क्लियर है ये? तो उस dr थिकनेस का वॉल्यूम निकालने के लिए हम 4/3 पाई r प्लस dr का होल क्यूब, ये r प्लस dr के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा, यहाँ पे 4 की बजाय 2 लिख लें, -2/3 पाई r क्यूब, ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट देखें, dv इज इक्वल टू 2/3 पाई तो कॉमन होगा, और r प्लस dr का होल क्यूब माइनस r क्यूब है, पूरा r प्लस dr के होल क्यूब को ओपनिंग कर लें, r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर dr प्लस 3r dr का होल स्क्वायर प्लस dr का होल क्यूब माइनस r क्यूब। तो तुम यहां देख सकते हो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और dv इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2/3 पाई 3r स्क्वायर dr। अच्छा, dr का होल स्क्वायर और dr का होल क्यूब बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएंगी, dr अपने आप में बहुत छोटा है, जैसे 0.01, ये उतना छोटा नहीं है, पर फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 0.0001 आ जाएगा, यानी स्क्वायर और क्यूब बहुत छोटे हो जाएंगे, और स्क्वायर और क्यूब अगर बहुत छोटे हो जाएंगे तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है 2/3 पाई 3r स्क्वायर इंटू dr, तो यहाँ 3 से 3 कैंसल, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आ गया 2 पाई r स्क्वायर dr, 2 पाई r स्क्वायर dr, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वॉल्यूम निकालने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, ये तो हमने निकाला ही, जरा तुम ध्यान से देखो ये है क्या, आगे से कैसे याद रखेंगे। ये है सरफेस एरिया, ये है सरफेस एरिया, r रेडियस के हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, ऐसे याद रख सकते हो। हेमिस्फेरिकल एलिमेंट है, अगर पूरा थिन स्फेरिकल एलिमेंट होता, आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी, इसमें तो हेमिस्फीयर है, आगे आने वाले चैप्टर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालेंगे, तो उसमें पूरा सॉलिड स्फीयर होगा, और अगर पूरा सॉलिड स्फीयर होगा तो उसका जो एलिमेंट है वो पूरा थिन स्फीयर आएगा। आ रही बात समझ में? जैसे अगर पूरा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो उसका जो एलिमेंट होगा वो स्फेरिकल शेल आएगा, कंप्लीट स्फेरिकल शेल आएगा। जैसे यहाँ पे हेमिस्फेरिकल है ना, आगे आने वाले चैप्टर में जब हम सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर का, जैसे यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर है तो एलिमेंट थिन हेमिस्फेरिकल शेल आया, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर कंप्लीट है तो इसका जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट कंप्लीट थिन स्फेरिकल शेल आएगा, पूरा स्फेरिकल शेल आएगा, आधा नहीं पूरा आएगा, तो उसका भी वॉल्यूम हम ऐसे ही लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर इंटू dr। यहाँ पे अगर मुझे r रेडियस के हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम लिखना है, r रेडियस के हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम लिखना है, तो r रेडियस के हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम मैं कैसे लिख पाऊंगा? मैं कहूंगा सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस dr। यहां कैसे लिखा? आधा हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, थिन स्फीयर को, थिन स्फेरिकल शेल को हम हॉलो स्फीयर बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे थिन हेमिस्फेरिकल शेल है, थिन हेमिस्फेरिकल शेल है, तो इसका सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर है और थिकनेस dr है, तो उससे उस एलिमेंट का वॉल्यूम आ गया। तो जो थिन हेमिस्फेरिकल शेल है उसका अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है तो
मैं लिखूंगा सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, आर रेडियस का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर होगा। और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे थिन हेमिस्फेरिकल शेल है, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो होगा थिन स्फेरिकल, हेमी नहीं पूरा स्फेयर है ना, स्फेरिकल एलिमेंट। और अगर थिन स्फेरिकल एलिमेंट है तो इस स्फेरिकल एलिमेंट का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, अगेन सरफेस एरिया, और ये पूरा स्फीयर है आर रेडियस का, तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा और उसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। ठीक है, ये मैंने यहां पे बता दिया, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी कई जगहों पे। तो ये हमारे पास अपना जो थिन हेमिस्फेरिकल शेल है उसका वॉल्यूम आ गया, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ऑल्टरनेटिवली मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसे ही मैंने तुम्हें डिस्क में भी बताया था। तो यहां पे मैं तुम्हें जब ऑल्टरनेटिवली क्या बता रहा हूं, तुम ये देखो कि आर रेडियस का जो सॉलिड स्फीयर होगा, स्मॉल आर रेडियस का, इसको तुम समझना, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आर रेडियस का जो सॉलिड हेमिस्फीयर होगा उसका वॉल्यूम होता है इतना। हमारा जो एलिमेंट है जिसका हमें मास निकालना है वो इस डी आर थिकनेस का ही तो मास निकालना है। हमारा एलिमेंट ये थिन स्फेरिकल शेल है, और हमारा एलिमेंट अगर ये थिन स्फेरिकल शेल है तो मुझे इस डी आर थिकनेस का मास निकालना है। आर रेडियस तक का वॉल्यूम इतना है, उस डी आर रेडियस को डी आर बढ़ाने से उस डी आर थिकनेस का जो वॉल्यूम है वो हमें लिखना है। अच्छा, आर रेडियस का वॉल्यूम इतना है, रेडियस आर है, तुमने रेडियस को डी आर बढ़ाया तो जो थिकनेस है हमें उसका वॉल्यूम लिखना है। मैंने एक बार फिर से बोल दिया, अब सुनो, आर रेडियस का वॉल्यूम इतना है और जो थिकनेस है वो डी आर है, तो रेडियस बढ़ाने से जो थिकनेस आ रही है ना, रेडियस बढ़ाने से जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वो दरअसल उसी डी आर थिकनेस का वॉल्यूम है जो कि हमें चाहिए। तो रेडियस आर से अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएं, डी आर बढ़ाएं, रेडियस को डी आर बढ़ा दें, तो जो थिकनेस बन रही है मुझे उसका वॉल्यूम चाहिए। और मैं क्या कह सकता हूं, रेडियस आर है और रेडियस को अगर हम डी आर बढ़ाएं तो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है दरअसल वो उसी थिकनेस का वॉल्यूम बढ़ रहा है और हमें वही वॉल्यूम चाहिए। तो भाई रेडियस आर है, डिफरेंशिएट करो डीवी ओवर डी आर। ठीक है, यानी रेडियस आर से हमने बढ़ाया डी आर, तो वॉल्यूम में जो चेंज आया दरअसल वो चेंज उसी थिकनेस का वॉल्यूम है। जो थिकनेस का वॉल्यूम है उतना ही तो चेंज आ रहा है जब हम रेडियस को आर से आर प्लस डी आर कर रहे हैं। तो रेडियस डी आर करने से जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है दरअसल वो उस थिकनेस का वॉल्यूम है, दरअसल वो उस थिन हेमिस्फेरिकल शेल का वॉल्यूम है। तो डिफरेंशिएट करेंगे 2/3 पाई, ये आएगा 3r स्क्वायर, कैंसिल हो गया, डी आर को उधर भेज देंगे और डी आर को उधर भेजेंगे तो तुम देख सकते हो डीवी क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो स्फेरिकल शेल एलिमेंट यहाँ हेमिस्फीयर है का जो वॉल्यूम होगा वो हम कैसे लिखा करेंगे, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। जो हमारा स्फेरिकल शेल एलिमेंट है उसका रेडियस आर है, तो जो हेमिस्फेरिकल शेल एलिमेंट है उसका सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा, उसमें थिकनेस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम मास लिख सकते हैं, यहां पे हम चाहें तो मास ऑफ द एलिमेंट लिख लें। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा मास ऑफ द एलिमेंट। तो यूनिट वॉल्यूम का मास रो है, तो डीवी वॉल्यूम, हमारे एलिमेंट का वॉल्यूम डीवी है, डीवी एलिमेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डीवी वॉल्यूम का मास क्या हो जाएगा, तो यूनिट वॉल्यूम का मास रो है, यूनिट वॉल्यूम का मास रो है, तो डीवी वॉल्यूम का मास क्या हो जाएगा, रो इनटू डीवी, यूनिटरी मेथड से। तो यहां पे हमारे पास मास ऑफ द एलिमेंट रो इनटू डीवी
एंड dv is 2 pi r square dr. ठीक है, और इसके बाद हम सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट लिखेंगे. सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, क्लियरली एलिमेंट, हमारा जो हेमिस्फेरिकल एलिमेंट है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये आ रही है. हेमिस्फेरिकल एलिमेंट ये उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है. इसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी दूर, r/2, ये हमने पढ़ा है. इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ कर्वेचर से r/2 पे लाई करेगा. x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट r/2 होगा, ये बताया है तुम्हें. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट r/2 हो गया, स्मॉल r/2. अब हम यहां पे सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी दैट इज हेमिस्फीयर, यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर निकाल पाएंगे. पहले तो x कोऑर्डिनेट तुम देख लो, वो क्या आएगा, इंटीग्रल x dm अपॉन टोटल मास. 0 हो गया क्योंकि x की वैल्यू 0 है. x कोऑर्डिनेट 0 यानी सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई करेगा. y एक्सिस यानी लाइन ऑफ सिमेट्री. जो हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी y एक्सिस ही है. यहाँ पे y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे इंटीग्रल y dm निकाल लें. इंटीग्रल y dm, y कितना है, r/2, और dm कितना है, रो 2 पाई r स्क्वायर dr. रो 2 पाई r स्क्वायर dr. ठीक है, ये आ रहा है. अब यहां पे 2 से 2 कैंसल. इंटीग्रल y dm की वैल्यू, पाई और रो बचे वो बाहर ले लें, वो कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब dr वेरी करेगा 0 टू कैपिटल R. और जब इंटीग्रेशन करेंगे पावर 1 बढ़ जाएगी, जो पावर आएगी उसी से डिवाइड करेंगे, ये तुम कर सकते हो. तो यार पाई रो r रेज टू द पावर 4/4, या पाई रो r रेज पावर 4/4. ठीक है, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है इंटीग्रल y dm अपॉन टोटल मास. इंटीग्रल y dm अपॉन टोटल मास. ठीक है, तो यहां अगर हम देखें yc यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, तो इंटीग्रल y dm ये आ गया, पाई रो r रेज टू द पावर 4/4 इनटू, सॉरी नीचे क्या है, कैपिटल M. अच्छा, कैपिटल M की वैल्यू यहां से देखो, कैपिटल M की वैल्यू आएगी रो इनटू 2/3 पाई r क्यूब. ठीक है, मैं चेक कर लो ये वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा. ये टर्म जस्ट आ रहा है. ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो पाई और रो और r क्यूब कैंसिल हो रहे हैं, पाई r क्यूब और रो कैंसिल हो रहे हैं, और ऊपर r बच रहा है. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 3 ऊपर चले जाएगा, 3/8r. यानी x कोऑर्डिनेट तो 0 था ही, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया 3r/8 पे, यहां कहीं मान लेते हैं. ये इस सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास आ गया, जो कि y एक्सिस कह लो या लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा है, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 3r/2. भाई y कोऑर्डिनेट 3r/2 है, तो 0, 3r/2 यानी 3r/8. सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 3r/8. तो ये यहाँ पे हमने एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकाला है.
यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास आ गया हमारा, कहाँ पे आया, वाई एक्सिस पे आया, और सेंटर से वाई कोऑर्डिनेट कितना आया 3r/8, और देखा जाए तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस 3r/8 होगी, जहाँ पे r सॉलिड हेमिस्फीयर का, यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर का, हालांकि सॉलिड वर्ड मैंने वहाँ नहीं लिखा है, पर ये यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अगर कंप्लीट स्फीयर है तो उसका तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे। भाई अगर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो उसका तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे। ठीक है, पर जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पे कहा था कि एक और तरीका हो सकता है इसमें एलिमेंट लेने का, वो भी सही है, तो जरा हम उस तरीके को देखें और उससे देखें कि मतलब दूसरे वाले मेथड से हम देखें कि सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट कंसिडर करेंगे। इसमें हमने हॉलो स्फेरिकल एलिमेंट लिया था, थिन हॉलो हेमिस्फेरिकल एलिमेंट लिया था, और यहां पे जो अब हम सॉलिड हेमिस्फेयर है जिसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसमें हम एक डिफरेंट टाइप से एलिमेंट लेंगे। तुम देखो, एक डिस्क लो बहुत थोड़े रेडियस का, फिर उससे थोड़े ज्यादा रेडियस का एक डिस्क लो, फिर उससे थोड़े ज्यादा रेडियस का एक डिस्क लो, फिर उससे थोड़े ज्यादा रेडियस का एक डिस्क लो। देखो ये हेमिस्फीयर जैसा बनना शुरू हो गया। फिर उससे थोड़े ज्यादा रेडियस का एक डिस्क लो, फिर उससे थोड़े एक ज्यादा रेडियस का डिस्क लो। देखो ये हेमिस्फीयर जैसा बनता जा रहा है। तुम इस पे क्या करो, शार्प नाइफ लेके ऊपर से ऐसे स्लाइसेस काटते जाओ स्लाइसेस एक एक करके। हर एक स्लाइस थिन स्लाइस काटो, हर एक थिन स्लाइस इसका एक एलिमेंट होगा। और तुम देखो इस तरह से शार्प नाइफ लेके, मान लो ये कट पाने वाली कोई सॉलिड हेमिस्फीयर है, और उससे थिन शार्प नाइफ लेके बहुत ही पास पास जाके ऐसे हॉरिजॉन्टल कट लगाते जा रहे हो तो तुम वहां पे देखोगे कि क्या होगा, बहुत थिन स्लाइसेस बनेंगी, और वो जो स्लाइसेस होंगी वो डिस्क होगी, रिंग नहीं होगी। रिंग में तो मास खाली सर्किल पे आता है, सेंटर सरकमफ्रेंस पे आता है। इसमें स्लाइसेस थिन जरूर होंगी, है ना। ऐसे खीरे को काट दिया, खीरा तो खैर सिलेंडर होता है, पर इस तरह से अगर हम काटते चले जाए तो जो थिन स्लाइसेस होंगी उसमें मास पूरे सरफेस पे होगा। कोई भी एक स्लाइस अलग से निकाल के दिमाग में सोचो तो मास पूरे उसमें होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम यहाँ पे डिस्क एलिमेंट लेना चाहते हैं। वो जो स्लाइसेस बनेंगी ना वो डिस्क के शेप में होंगी, और उन डिस्क की जो थिकनेस होगी, वो बहुत कम होगी। और फिर भी उन सारे थिन स्लाइसेस से मिलके ये सॉलिड हेमिस्फीयर तो बन ही रहा है ना। तो यहां पे जो हम एलिमेंट लेंगे, यहां पे जो हम एलिमेंट कंसिडर करेंगे वो होगा एलिमेंट इज दिस टाइप, थिन डिस्क। ऊपर से ऐसे कट लगाते हुए मान लो हम आ रहे हैं, यहां पे आ गए, कट लगाते लगाते हम, या नीचे से कट लगाते हुए जाओ, कैसे भी करो, ऊपर से कट लगाते हुए जाए, नीचे से कट लगाते हुए जाए, इस तरह से हम जा रहे हैं। यहां से कितना डिस्टेंस ऊपर चले गए, लेट्स से स्मॉल आर। फिर एक कट लगाया, फिर एक और कट लगाया, ऐसे बहुत थोड़ा ऊपर जाके हमने एक और कट लगाया। तो ये थिकनेस जो होगी, भाई आर तक आ गए थे, थोड़ा ऊपर गए यानी आर में थोड़ा चेंज आएगा, और फिर हमने एक कट लगाया। तो ये जो थिकनेस आई इसकी, ये कितनी है, डी आर। द थिकनेस इज डी आर। और ये मेरा एक डिस्क बन गया। अच्छा, ये अगर एक डिस्क बन गया तो हमें पता है ये कंप्लीट डिस्क है,
कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे ही होगा, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर लिया है हमने, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस है तो, और वाई कोऑर्डिनेट पे यहां से देखा जाए तो ये आर है तो वाई कोऑर्डिनेट आर हो जाएगा। तो जो हमने एलिमेंट लिया है वो थिन डिस्क लिया है, और उस डिस्क एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, और उसका सेंटर इस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, हमें दिख रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, और एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, हम यहां से r डिस्टेंस जा चुके हैं तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, स्मॉल r। ठीक है, यहां से हम r डिस्टेंस जा चुके हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, स्मॉल r। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, r बढ़ता जाएगा, यहाँ पे r 0 होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ r की वैल्यू 0 है, ऊपर जाएंगे r बढ़ता जाएगा, यहाँ r और ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ और ज्यादा होगा, यहाँ पे जो स्लाइस लेंगे तो ये जो r आएगा, ये जो r आ रहा है दैट विल बी कैपिटल R के बराबर, है ना। ऐसे बढ़ते चले गए तो अंत में यहां से यहां आ गए, तो ये जो स्मॉल r है, जैसे यहां से हमने शुरू किया, स्लाइसेस काटना शुरू किया, यहां पहुंच गए तो हमने कहा कि हम स्मॉल r पे आ गए, और फाइनली जब हम यहाँ पे आएंगे तो डिस्टेंस तो हम यहीं से नाप रहे हैं ना, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू 0 है, स्लाइसेस काटते काटते हम यहाँ पे आ गए, ये एक स्लाइस बना, उसके सेंटर की यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल r है, ये जो लास्ट स्लाइस कटेगा उसके सेंटर की, उसका सेंटर यहीं आएगा, लास्ट स्लाइस ये होगा, लास्ट स्लाइस बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट की तरह बनेगा, तो उसका जो सेंटर है उसकी यहां से डिस्टेंस कैपिटल R होगी, और स्मॉल r दरअसल क्या डिनोट कर रहा है, जो तुम स्लाइसेस काट रहे हो, जो तुम स्लाइसेस काट रहे हो उस स्लाइस का जो सेंटर है उसकी सॉलिड्स हेमिस्फीयर से डिस्टेंस डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये फाइनली स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो स्मॉल r की वैल्यू वेरी करेगी, स्मॉल r की वैल्यू यहां पे वेरी करेगी 0 टू कैपिटल R। ठीक है, स्लाइसेस हमने यहां से काटने शुरू किए, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, कितना ऊपर आ गए, स्मॉल r ऊपर आ गए, और स्मॉल r ऊपर आगे हमने एक स्लाइस यहाँ पे काटा, जो हमने स्लाइस काटा है वो डिस्क के शेप में, उसके सेंटर की सॉलिड हेमिस्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है, स्मॉल r वेरिएबल है, जब हम फर्स्ट स्लाइड काटेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू 0 होगी, जब लास्ट स्लाइस काटेंगे तो उसका सेंटर यहाँ पे होगा, और उसकी सॉलिड हेमिस्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल R है, तो स्मॉल r 0 टू कैपिटल R वेरी कर रहा है। अब अगला स्टेप होगा यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट लिखना। अब वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कैसे लिखेंगे, तुम देखो डिस्क का सरफेस एरिया लिख लें और उसमें थिकनेस मल्टीप्लाई कर दें, ये डिस्क ऑलमोस्ट एक सिलेंडर जैसा होगा, थिन सिलेंडर की तरह होगा, बहुत ही थिन, जो स्लाइस है उसको बहुत ही थिन सिलेंडर मान सकते हो, कंफ्यूज मत हो, सिलेंडर में नॉर्मली हाइट ज्यादा होती है, पर यहाँ पे जो बना, एक कट लगाया, थोड़ा ऊपर जाके एक और कट लगाया, तो वो सिलेंडर जैसा ही तो हो जाएगा, पर उस सिलेंडर की जो हाइट है वो बहुत कम है, कितनी है, dr, है ना। एक कट लगाया, फिर एक दूसरा कट लगाया, बहुत कम हाइट पे जाके एक आर पे लगाया, फिर एक dr जाके लगाया, तो एक इतनी हाइट का dr हाइट का मेरे पास क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर का तो वॉल्यूम हमें लिखना आता है, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट लिख लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट dr, सिलेंडर की हाइट dr, ये वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट आ गया। वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट आ गया तो मास ऑफ एलिमेंट भी हम लिख सकते हैं, मास ऑफ एलिमेंट dm, भाई यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है, तो यूनिट वॉल्यूम का मास रो है, तो dv वॉल्यूम का मास क्या होगा, रो इंटू dv, ये आ गया। तो मास ऑफ द एलिमेंट रो इंटू dv है, और रो तो इतना है, और dv हमने निकाला हुआ है पाई आर स्क्वायर इंटू dr, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब मास ऑफ द एलिमेंट लिखने के बाद हमें क्या लिखना होता है, मास ऑफ द एलिमेंट लिखने के बाद हमें सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट लिखना होता है। अब हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट लिखेंगे, इसी तरह से हमें प्रोसीड करना होता है। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट।
तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट अगर देखें तो ये हमारा डिस्क एलिमेंट था, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, डिस्क का सेंटर ऑफ मास पूरा डिस्क है, ठीक है, सेमी डिस्क नहीं, सेमी सर्कुलर डिस्क नहीं, कंप्लीट सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे, उसका सेंटर ऑफ मास 0, r पे, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट r है, ठीक है, ये आ गया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने यहां पे जब ये कहा था कि जो हमारा डिस्क एलिमेंट है दैट इज लाइक अ सिलेंडर ऑफ हाइट dr, तो मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर लिख दिया, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा जो डिस्क है r उस डिस्क का रेडियस नहीं है, उस डिस्क का रेडियस तो ये कैपिटल R दरअसल आएगा, कैपिटल R तो इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस है, तो हमारा जो डिस्क एलिमेंट है उसका रेडियस अगर तुम यहां से देखो ध्यान से पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आ, तो जब हम अपने डिस्क एलिमेंट का वॉल्यूम लिख रहे थे, तो डिस्क एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा, डिस्क एलिमेंट कैन सेड टू बी डिस्क एलिमेंट, उसकी थिकनेस कितनी है dr, हम कहेंगे दिस इज लाइक अ सिलेंडर व्हिच हैज हाइट dr एंड रेडियस दिस मच, तो पाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट dr, तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर इनटू dr, तो सेंटर ऑफ ये हमने लिख दिया, मास करेक्ट कर लिया मैंने उसको। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट r, और अब सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी हम निकालेंगे, बॉडी यानी सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो वैसे भी पता ही है कि 0 आना है, फिर भी देख लें, अपॉन टोटल मास, x 0 है तो ये 0 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी के लिए हमें ये वाला इंटीग्रल पहले इवैल्यूएट करना होगा, इंटीग्रल y dm वाला, इंटीग्रल y dm, y कितना है r और dm कितना है रो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर dr, और स्मॉल r की वैल्यू 0 टू कैपिटल R वेरी कर रही है, रो पाई कांस्टेंट है बाहर ले लिया, कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r माइनस r क्यूब इंटू dr फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, तो रो पाई कैपिटल R स्क्वायर तो कांस्टेंट है, स्मॉल r का डिफरेंशियल स्मॉल r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और r क्यूब पावर 1 बढ़ाएंगे उसी से डिवाइड करेंगे, और ये 0 टू कैपिटल R, लिमिट्स तो तुम लगा ही लोगे, पहले कैपिटल R रखेंगे, यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे स्मॉल r वेरिएबल है, यहाँ पे कैपिटल R तो कांस्टेंट है, तो पहले स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रखेंगे, ये आएगा, ये आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो दोनों ही 0 है, तो पहले कैपिटल R रख दिया और फिर माइनस लगा के हम लोअर लिमिट रखते हैं, पर लोअर लिमिट रखेंगे तो दोनों ही टर्म 0 आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आया रो पाई, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कैपिटल R की पावर 4/4, कैपिटल R की पावर 4/4, ये आ रहा है, ठीक है, और अब हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इंटीग्रल y dm अपॉन टोटल मास, ये होता है,
अच्छा, इंटीग्रल वाई डी एम तो हमने निकाल लिया, रो पाई आर रेज टू द पावर 4/4, और टोटल मास यहां से आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। बिल्कुल वही आ गया, रो पाई से रो पाई कैंसिल, आर क्यूब से पावर 4 कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा, और y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा 3/8 r, यही पहले आ गया। ठीक है, तो ये हमने सॉलिड स्फीयर को दो तरह से कर लिया। सॉलिड स्फीयर में हम हॉलो स्फीयर एलिमेंट भी ले सकते हैं, जिसको मैं थिन शेल बोलता हूं। सॉलिड स्फीयर में हम हॉलो स्फीयर ले सकते हैं, और हॉलो स्फीयर को हम थिन शेल बोल सकते हैं। और सॉलिड स्फीयर में हम डिस्क एलिमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क एलिमेंट लेके हमें थोड़ा शायद आसानी पड़ा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लास्ट बता दिया। अब सॉलिड कोन वगैरह किया जा सकता है, सॉलिड कोन में भी डिस्क एलिमेंट आएगा, और डिस्क एलिमेंट लेना मैंने तुम्हें एक बार यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम सेंटर ऑफ मास के कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास का जो कैलकुलेशन वाला हमारा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम बाकी प्रॉपर्टीज सेंटर ऑफ मास की देखेंगे।